अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मुझे किसी ने पूछा हुआ है जी कहानी आपको सेंड करनी है तो थोड़ा सा बता दें कि क्या उसमें क्या क्या डिटेल आपको सेंड करनी होती है। जो वाकया है वो तो बहुत छोटा सा है, तो बाकी आपको क्या सेंड करें। आप कोई भी मुझे अपनी कहानी सेंड करना चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे आप मुझे सेंड कर दीजिए। पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपना तारुफ कराइए, अपना शहर बताइए, कहानी किस शहर में हुई थी, किस दौर में हुई थी, उस जगह को बता मुझे ज़रूर दीजिए और उसके बाद आप कह दीजिए कि इसको आप फर्जी कह दें, लेकिन शहर, वो जगह, वो साल वो मुझे बता दें और उसके बाद जो वाकया हुआ था वो वाकया सुना दें। ये चीज़ अहम है उस कहानी के लिए कि कहानी सुनाने वाले का नाम क्या है, क्या वो रियल बताना है या फर्जी बताना है, एक ये चीज़। दूसरा, किस जगह की है, किस मुल्क की है, किस शहर की है और कितनी पुरानी है, घर वालों से सुनी है, ख़ानदान वालों से सुनी है, गांव वालों से सुनी है। अब उसको भेज दीजिए, लेकिन ये मुझे ज़रूर बता दीजिए करें कि फ़र्ज़ी नाम लेना है आपका या रियल नाम लेना है। जो किरदार हैं कहानी के उनके नाम मैं फ़र्ज़ी रख लूँ या रियल रख लूँ, बाकी जिस तरह आपका दिल करे आप मुझे कहानी भेज दीजिए। इसलिए हम जुड़ चुके हैं सारे, मैं सुनाने से, आप सुनने से, कहानी सुनने से इस तरह जुड़ चुके हैं, एक फैमिली सी बन चुकी है। लोग मिलते हैं तो मुझे कहते हैं हम आपका राज देखते हैं लेकिन स्टोरी लाजमी सुनते हैं। तो मैंने कहा राज और स्टोरी में क्या फ़र्क है? तो वो कहते हैं स्टोरी इस तरह और कोई नहीं सुनाता, राज की इन्वेस्टिगेशन आपकी बहुत अच्छी होती है, उसमें आप अब लोग भी फैसला कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जो इंटरटेनमेंट दिखा रहे होते हैं हमें वो भी पता होता है और आप जो इतना रिस्क ले रहे होते हैं हमें ये भी पता होता है। ये लोगों का फीडबैक है। तो इतना कहूँगा, आप लोग जो साथ दुआएं भेजते हैं, मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। जी, आज की जो कहानी है जावेद सैफ़ी ने मुझे भेजी है। उन्होंने कहा मेरे गांव का नाम आप मुख्तसर यूपी बोल दें, इंडिया उनका मुल्क है। ये चंद दोस्तों की कहानी है जो फर्जी नाम में रखने जा रहा हूं। जिन्होंने कहानी भेजी है जावेद सैफ़ी, उनका नाम रियल है। ये दोनों मुल्क जो हैं इंडिया पाकिस्तान, इनमें तकरीबन मौसम एक जैसे ही होते हैं। गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, खिज़ां है, बहार है। अब वक्त के साथ साथ मौसम ज़रूर तब्दील हो रहा है, सर्दियां कम होती जा रही हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर लोगों को जो है वो सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। सर्दियों का मुझे इसलिए मौसम पसंद है कि सर्दियों में जब फोग होती है, धुंध सी छाई होती है, उस वक्त ये मखलूक बहुत ज़्यादा बाहर निकल आती है। मैं आज भी जिस घर में बैठा हूं, अब तो खैर इतनी फोग नहीं रही, पहले जब भी फोग आती थी और मैं देखता था कोई भी बशर बाहर नहीं है, रात के 12-1 बजे का टाइम है, 10 फुट के 5 फुट के फासले पे भी नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो मैं अपने घर से निकलता था गर्म से कपड़े पहन के और मैं पार्क में इधर उधर घूमता था ये देखने के लिए कि कोई और निकला होगा। वो कौन? वही जो आंखों को नज़र नहीं आते, जिसको इंसानी आंखें नहीं देख सकती, और उनकी तलाश में मैं निकलता था और मैं उनको ढूंढता था। कोई गुजरा है, कोई वो गया है, वो सामने से गया, ये क्लियर मैं इन चीज़ों को देख लेता था क्योंकि उस वक्त इंसान नहीं होते थे और खुशी में ज़्यादा बाहर निकलते थे कि आज इंसान नहीं है, आओ खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। मौसम की बात हो रही थी तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि कहानी आपको जैसे भी है, जैसे भी हो, आप मुझे भेज दीजिए, कोई मसला नहीं। उसको लफ्ज़ों में परोना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसे लफ्ज़ चूज़ करना कि आपको सुनने में लगे कि आपका कहानी का हिस्सा है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा, जिस तरह करता हूँ कोशिश। तो ये एक ऐसा गांव था जहां पे प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, लोग एक दूसरे से बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बहुत पहले की कहानी है, तो वहां पे हर मजहब के लोग रहते थे। आज भी इंडिया में हर मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते थे और मिल के रहते थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता था। अच्छा, मेरा भी हमेशा जो आपको रिक्वेस्ट है और जो मैं कहता हूँ लव यू सो मच, मेरे ऊपर तो बड़े फतवे भी लग गए हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है मोहब्बतें बांटें। हम इंसान हैं ना, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, सो मोहब्बतें बांटें। मैं दीन धर्म नहीं देखता, मैं इंसान देखता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ कि वो
अल्लाह मुझसे राज़ी हो तो मैं उसकी मखलूक से प्यार करूँ। तो अल्लाह की मखलूक में जहाँ पे चरिंद परिंद हैवान बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे इंसान भी है। वहाँ पे लफ्ज़ मुसलमान नहीं है, इंसान भी है। तो इंसान कोई भी हो, उसका दीन धर्म कोई भी हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ सबसे प्यार किया करें। वहाँ पे बारिशें जब होती तो ये चंद दोस्त थे, तो उन दिनों में इनका काम कम हो जाता, वो अपने काम पे ना जा सकते, आपस में बैठ के गप्पे मारते और कोशिश करते चलो यार शिकार पे चलते हैं। कभी इस अंदाज में उस नदी की तरफ चल पड़ते जहां से उनको उम्मीद होती कि यहां से हम मछली पकड़ सकेंगे। गप्पों का सिलसिला जारी रहता और कुंडियां डाल के बैठ जाते, मछलियां पकड़ने की कोशिश करते। और जब काम पे होते तो फिर भी मिलना मिलाना उनका एक जैसा ही रहता। कोशिश करते उनमें से टाइम निकालते, फिर भी जितना टाइम मिले वो इकट्ठे बैठते गपशप करते। लेकिन बारिशों के सीज़न में ज़्यादातर वो इधर उधर शिकार करते। कभी गुलेल टाइप होती है, गुलेल के साथ जाके परिंदों का शिकार करते या फिर मछली का शिकार करते। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी दुआ कीजिएगा। मेरे पास भी एक छर्रे वाली बंदूक होती थी बचपन में, मैं भी ऐसे करता था। मुझे इस वक्त पता नहीं था, मैं बहुत छोटा था। अल्लाह मुझे माफ़ करे। आज में मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं कहते हुए भी डर जाऊंगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे नहीं पता था। बहरहाल मैं किसी एक ऐसे मुल्क में होता जहाँ पे मुझे कोई ना करने देता। खैर मैं किसी और तरफ चले जाऊँगा। अच्छा, तो वो कहते वो शिकार करते और वो गप्पे मारते। एक वक्त उनका बहुत अच्छा गुजर रहा था। उनमें से कुछ दोस्त शादीशुदा थे और कुछ कंवारे थे, लेकिन मेहनत मजदूरी सारे ही करते थे। उस छोटे से गांव के रहने वाले थे, तो दूर शहर में जाते, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते। कुछ करीब के गांव में करते और कोई कहाँ करते, लेकिन उनका मिलने का सिलसिला याराना बहुत ही मशहूर व मारूफ था। मकबूल थे कि इनका यारों का प्यार बहुत अच्छा है। कटान, उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया। उन्होंने कहा जी मैं इसको वजाहत भी कर देता हूँ क्योंकि कटान मुझे भी नहीं समझ आया था। उन्होंने कहा कटान हमारे इंडिया में कहते हैं, अब चेंज हो गया वो पता नहीं, या अब भी वहाँ पे कटान कहते हों, लेकिन बाकी मुल्कों में शायद ये लफ्ज़ समझ ना आए। कटान कहते हैं कि वहाँ के जो ज़िम्मेदार होते थे उनकी ज़मीनें होती थीं और वो मौसम के हिसाब से उनके अंदर काश्त करते और कटाई करते, और वहीं पे वो दरख्त भी उगाया करते थे। और दरख्त इस मकसद से लगाए जाते कि काट लिए जाएंगे और उसके बाद और भी लगा दिए जाते। आज भी, मैं बहुत पहले भी ये मैसेज दे चुका हूँ, मैं दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए आने वाली नस्लों के लिए। तो वो क्या करते, दरख्त लगाते और काटते, लगाते काटते, यानी जो बड़े हो चुके होते हैं उनको वो काट लेते और जो नए पौधे वो लगा दिए जाते। वो जो दरख्तों का काटना था वो मशीनरी भी होती थी। ठेकेदार बुलाता सब गांव वालों को, और या वो जो चौधरी होता या वहाँ का जो होता उन दरख्तों का मालिक, वो उनको बुलाता, मशीनों के ज़रिए उनको काट लिया जाता, जिस तरह वो काटने के लिए मशीन होती है। और उसके बाद ये क्या करते, उसके साइडों पे जितनी भी टहनियाँ शहनियाँ लगी होती उनको भी वो उतार लेते और एक बड़ा सा तना जो होता दरख्त का वो सीधा सा काटते और उसके बाद उनको ट्रैक्टर ट्राली पे डाल के लोड किया जाता और उसके बाद वो रवाना कर दिए जाते। ये एक ऐसा काम था जिसमें सारे लोग शामिल होते, जिनको उजरत मिलती थी, उसके बदले पैसा मिलता था। जिसने भी वो दरख्त लगाए होते थे, जब उसके दरख्त वो जवान हो जाते तो उसके बाद एक ख़ास मौसम में, पूरा साल नहीं, जिस तरह मैंने कहा, एक ख़ास मौसम में लोगों को बुलाया जाता उजरत के बहाने, उजरत के बदले लोग आते और उन दरख्तों को काटते। काटना ऐसा कि दरख्त आपने देखा होता तो सीधा है, लेकिन उसकी लेफ्ट राइट आगे पीछे सारी टहनियाँ निकली होती हैं जो ऊपर तक जा रही होती हैं, वो भी उतार दी जाती। अब ये जो टहनियाँ बचती थीं साइडों पे, कोई बहुत बड़ी होती थी, मोटी होती थी, तो उसको भी साफ करके ट्रॉली पे डाल दिया जाता। लेकिन अगर कोई छोटी होती थी, किसी ने 4 पाई का पाया बनाना हो, तो वो उसको पूछ के घर ले जाता और इजाज़त वो मिल जाती थी कि हाँ इसको आप ले जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी की ज़रूरत के लिए कोई लकड़ी होती उसमें से, तो वो अपने साथ घर में ले जाते और बाकी जो बच जाती वो जलाने के काम आ जाती। उन दिनों में कटान का काम जारी था। वो दोस्त फारिग थे, बारिशें हो रही थीं, वो शिकार पे जाते, वहां पे गपशप करते और कभी शिकार लग जाता, कभी ना लगता। और दूसरी तरफ कटान जारी थी। उन्हीं के ही गांव की एक औरत थी, उसकी शायद कोई वसीयत ये थी
कि हमारी ये जो जगह है, जो कटान है, ये जो एरिया है जहाँ पे कटान हो रही है, ये जो हमारी ज़मीन है, मैं जब भी मरूं तो मुझे यहाँ पे जलाया जाए। अमूमन हिंदू मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको शमशान घाट में लेके जाते हैं और वहाँ पे उस जिस्म को जलाया जाता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश के हिसाब से कि जब मैं मरूं तो मुझे यहाँ पे ही मेरा आखिरी जो सफ़र है, यहाँ पे ही मुझे इसको वसीयत के मुताबिक मुझे जलाया जाए। अभी कटान शुरू ही हुई थी कि एक खातून चल बसी और उसकी वसीयत भी सामने आ गई। वो उनकी रिश्तेदार ही बनती थी कि उसकी वसीयत के हिसाब से उसको इस जगह पे जलाना है, शमशान घाट में नहीं। वो उसके मुर्दा जिस्म को लेके आए और उस जगह पे जब पहुंचे तो बाकायदा उसी तरह एहतमाम किया गया। वो दरख्त जो साइडों पे कुछ कटे हुए पड़े थे, वो पत्ते जो सूख चुके थे, जिनको दरख्तों से उतार लिया गया था, जब टहनी को काटा गया था, जब दरख्त को काटा जा रहा था तो पत्ते भी नीचे गिर चुके थे, गिरना शुरू हो गए थे। बड़ी बड़ी टहनियां कुछ साइडों पे पड़ी हुई थी और एक मंजर दूर तक आंखें देखती थी तो ये मंजर था कि बहुत सारे जगह वीरान, बहुत सारी जगहों पे दरख्त मौजूद थे और दरमियान का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पे दरख्त काट लिए गए थे। वो मैदान सा बन गया था, लेकिन मैदान साफ नहीं था, पत्तों से भरा हुआ था, छोटी छोटी टहनियों से भरा हुआ था, कुछ मोटी मोटी टहनियों से भी भरा हुआ था और बाकी टहनियां उठा ली गई थी। और वो इस खातून के मुर्दा जिस्म को जब लेकर आ रहे थे तो जब उनके पांव उन पत्तों पे पड़ते थे तो बहुत सारे लोगों में वो दुख, वो अफसोस तो उसके मरने का था, लेकिन एक खौफ का सा भी एहसास था। वो सब नहीं जानते थे वो क्यों घबरा रहे हैं, वो क्यों खौफजदा हो रहे हैं, लेकिन उस खातून को लेके आए, वहाँ पे उसके लिए तैयार किया गया जिस तरह रसूमात अदा की जाती हैं। क्योंकि मैं जानता नहीं, मैंने देखा नहीं है इस रसूम को, एक टीवी की हद तक देखा है, फिल्मों में देखा है। तो उसी तरह उनको रखा गया, उनके ऊपर लकड़ियाँ रख दी गई। और जब भी लकड़ियां रखी जाती हैं तो इस अंदाज में रखा जाता है कि वो जो जिस्म है वो उसके अंदर छुप सा जाता है। वो जो घर वाले इर्द गिर्द मौजूद होते हैं एक आखिरी झलक देते हैं, आखिरी झलक उस आंखें बंद किए लेटी हुई औरत को उन्होंने भी इस अंदाज में देखा जैसे वो हाथ तो नहीं हिला पा रहे लेकिन दिल ही दिल में कह रहे हैं, खुदा हाफिज, तुमने हमारा साथ इस दुनिया में यहां तक था, तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। और उसके बाद उस हिस्से को भी बंद कर दिया गया जहां से उसका चेहरा नजर आ रहा था। और जब उस हिस्से को भी बंद कर दिया जाए तो साथ इर्द गिर्द खड़े लोग जो सब उस तरफ देख रहे होते हैं, जो करीबी होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो आंखें नीचे कर लेते हैं, सर इस तरह झुका से लेते हैं कि बस इसके बाद अब इसको जिंदगी भर जब तक हम जिएंगे नहीं देख सकेंगे। ये एक और सफर पे चली गई। और ऐसा ही हुआ, जब वो लकड़ियां उसके ऊपर रख दी गई, वो खातून नजर आना बंद हो गई, तो उसका एक और सफर शुरू हुआ और उसके प्यारों ने आंखें नीचे कर ली। उसके बाद बाकायदा उसके ऊपर जो वो डाला जाता है और उसके बाद आग लगा दी जाती है, उस तरह आग लगा दी गई और इंतजार करते रहे यहां तक कि वो लकड़ियां भी जलकर राख हो गई और उसके साथ उसके अंदर वो वसीयत के हिसाब से लेटी हुई जो खातून भी थी वो अपने आखिरी सफर पे रवाना हो गई। उसने उस दुनिया की वो जमीन, उस दुनिया की वो लकड़ियां, उस दुनिया की उस जगह को छोड़ दिया और एक और जगह की तरफ चली गई, एक और सफर पे चली गई, एक और दुनिया में चली गई। उसके बाद शाम होने लगी थी, बहुत सदमे से बेहाल थे, बहुत सारे इर्द गिर्द दरख्तों को देख रहे थे, सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इन दरख्तों पे परिंदों ने भी बैठना छोड़ दिया है, परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया, परिंदों ने बोलना छोड़ दिया है, परिंदों तक की आवाज नहीं आ रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी का एहसास सा था। सिर्फ पत्तों पे जब पांव पड़ता था तो उन पत्तों की आवाज आती थी, वरना हर तरफ खामोशी थी। जो साथ आए थे वो अभी से इंतजार में थे, बस जल्दी से घर रवाना हो, हमें और यहां पे नहीं रुकना।
सब वहाँ से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन ये बात, छोटा सा ही गांव था और गांव वालों को ये बात पता थी कि वसीयत के हिसाब से उसको वहाँ पे शमशान घाट की बजाय वहाँ पे ऐसा किया गया है, जलाया गया है। इस बात को अभी कोई 2-3 ही दिन गुजरे थे कि उन दोस्तों ने, जो मछली के शिकार पे जा रहे थे, वहीं पे एक दोस्त ने कहा, क्यों ना यार आज उधर कटान वाली जगह पे चलते हैं और वहां पे शिकार करते हैं। तो उसने कहा यार रहने दो, उधर नहीं चलते। उसने कहा यार तू क्यों डर रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, चल वहीं पे ही चलते हैं। तो उस दोस्त के कहने के बावजूद कि यार मैं नहीं जाता, उन्होंने उसको जबरदस्ती साथ ले लिया कि यार क्या हो गया है, क्यों मूड सबका खराब कर रहे हो, चलो वहीं पे चलते हैं। तो दोस्त वहीं पे रवाना हुए और उस जगह पे पहुंचे जहां पे वो जंगल सा था और वहां पे कटाई हो रही थी। और वो बातें करते करते, परिंदों को देखते देखते, बहुत ध्यान से कि कहीं पे कोई परिंदा नजर आए और वो निशाना बांधे और उसके बाद उस परिंदे का शिकार करें। लेकिन हैरान ये हो रहे थे कि कहीं पे भी उनको परिंदा नजर नहीं आ रहा था। थे परिंदे, लेकिन जिस परिंदे का वो शिकार करना चाह रहे थे वो उनको नजर नहीं आ रहा था। और चलते 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 वो आगे बढ़ते बढ़ते, उन पत्तों पे पांव रखते रखते, खामोशी हर तरफ थी सिवाय चंद परिंदों की जो आवाजें आ रही थी, उनमें भी उनके कान एक्टिव थे कि हमारे वो परिंदा जिसका हमने शिकार करना है वो किस तरफ है, हम उसको देखें और उस तरफ जाएं। तो अपने पांव भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रख रहे थे कि पत्तों के ऊपर जो खुश्क हो चुके थे, जो आवाज चरचराने की पत्तों की पैदा होती है, वो भी पैदा ना हो। और वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि वो उस जगह पे पहुंच गए जहां पे 2-3 दिन पहले उस खातून को जलाया गया था। तो उनमें से एक लड़का, वो जो डर रहा था, शायद वो इस बात से वाकिफ था, बाकी दोस्त नहीं जानते थे इस बात को। तो उसने देखते ही उस जगह को कहा, चलो यार यहां से चलो। तो उसने कहा क्या हो गया ऐसा, क्यों चलो? तो उसने बताया कि वसीयत के हिसाब से यहां पे खातून को इस तरह जलाया गया था। तो उसने कहा इसमें ऐसा क्या हो गया? फिर उसने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा किससे डर लग रहा है? उसने कहा इस जगह से डर लग रहा है, हो सकता है उसकी रूह यहां फिर रही हो, उसकी आत्मा यहां पे फिर रही हो। मैंने सुना है कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में फिरती हैं और वो भटकती रहती हैं, वापस नहीं जानती। तो मुझे डर यही है कि उसकी आत्मा भी कहीं भटक ना रही हो और वो वापस ना गई हो, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। बाकी दोस्त हंसना शुरू हो गए। जो उनमें से एक शेरजान था, शेरजान जोर से कहका लगा पे हंस पड़ा और उसने बड़ी बड़ी गालियां निकाल के कहा, मैं ऐसी बेवकूफाना बातों को नहीं मानता। ये रूह, ये आत्मा, ये भूत, ये प्रेत, ये जिन्नात, ये चुड़ैलें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। तुमने कभी देखा है? तो उसने गर्दन हिलाई, नहीं। उसने कहा तुमने देखा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुमने देखा? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम जो इतने डर रहे हो इस बात से, तुमने कभी देखा है? तो वो चुप सा हो गया। उसने कहा तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने कभी देखा है भूत, प्रीत, चुड़ैल, आत्मा, कुछ भी? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है। तो उसने कहा फिर किस चीज का डर, जब देखा ही नहीं है? जब देखेंगे तो डरेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, चलो यहां से चलते हैं, आगे चलते हैं और शिकार करते हैं। वो थोड़ी देर चलते रहे, लेकिन बाकी दोस्तों ने भी कहा चलो यार अब दिल अजीब सा हो रहा है, शाम सी हो रही है, हमें चलना चाहिए। क्योंकि वो दोस्त उनका चुप चुप सा हो गया था और वो डरा सहमा हुआ सा था, और बाकी दोस्तों को भी एहसास हो गया था कि यार अगर एक दोस्त परेशान है और सहमा हुआ सा है तो हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, इस कहानी के बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में मक्खियाँ नहीं होती, एक फिर रही है। मैं काफ़ी देर से इस कोशिश में हूँ कि मैं इसको मार दूं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मक्खी, कहीं पे भी हो, बेडरूम में आ जाए मैं सो नहीं सकता। और ऐसा कई दफ़ा मेरे साथ, बल्कि मैं आपको एक कहानी इसको सुनाता हूँ अगर टाइम बच गया, सच्ची कहानी मक्खी की, कि मक्खी नहीं जिन्नात होते हैं बाज़-औक़ात। तो उन्होंने कहा चलो यार वो भी ज़रा अजीब सा है, चलते हैं। वापस वो चले गए, अपने अपने घरों को पहुंच गए। कटाई हुई, अगले दिन फिर सारे काटते रहे। वहीं पे शेरजान का जो एक बड़ा भाई था, दरख्त को साफ करते, वो भी वहां पे काम करता। ये सुबह ही सुबह उठते, बहुत सारे लोग फजर की जब अजानें होती उठ जाते और उसके बाद नाश्ता वाश्ता करते और उसके बाद यहीं पे इसी
जंगल से मैं, एक दरख्तों का जंगल ही कहते हैं उसको फिलहाल, वो जंगल सा जो बना हुआ था वहीं पे आ जाते, दरख्तों की कटाई करते और उसके बाद अपने अपने काम से 12 बजे तक 1 बजे तक फारिग हो जाते। बहुत होता तो 2-3 बज जाते, वरना 12-1 बजे फारिग हो जाते। आज भी ऐसा हुआ, 12 बजे तक उन्होंने अपना काम किया और एक मोटी सी लकड़ी, तकरीबन कोई 3 इंच 4 इंच मोटी होगी, वो एक मोटी सी लकड़ी थी, उसको चाहिए थी। तो उसने उससे ठेकेदार से पूछा कि ये मुझे चाहिए, क्या मैं ले जाऊँ? उसने कहा हाँ ले लो। तो काम ख़त्म करने के बाद वो जो उसने लकड़ी उठाई थी, वो लकड़ी भी उठाई, उसको साफ़ किया, एक बड़ा सा वो डंडा सा एक बन गया, 3 इंच मोटा था तकरीबन, और उसने उसको उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। जाके उसने खाना शाना खाया। तकरीबन ये शाम का टाइम था, कोई 4 से 5 बजे का टाइम था। मर्द बाहर, कच्चा सा जो बड़ा सा घर था, सामने की तरफ कमरे बने होते हैं। अमूमन जिस तरह गांव के घर होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं, उसका नक्शा ज्यादा तब्दील नहीं होता। लाइन के अंदर कमरे बने होते हैं, उनके आगे एक बड़ा सा सहन होता है और साइड पे उनके वॉशरूम बने होते हैं। और कुछ घरों में भेड़, बकरियां, भैंस, गाय, इस तरह के जानवर भी पाले हुए होते हैं। दरमियान में एक दरख्त जरूर होता है जो छांव के लिए होता है, ताकि गर्मियों में अगर घर में कोई कमरों से निकल के बाहर, गर्मियों में शदीद गर्मी हो रही होती है तो वो बाहर निकलते, तो दरख्त की छांव में, हवा चल रही है तो दरख्त की छांव में नीचे बैठ जाते हैं। दरख्त या तो घर के बिल्कुल दरमियान में होता है, या घर का जो मेन गेट, जो लकड़ी का गेट लगा होता है, उससे थोड़े से फासले पे, कि अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसके लिए घरों से चारपाई उठा के लाई जाती है और उस दरख्त के नीचे डाल दी जाती है ताकि धूप से बचा जा सके। बैठक का कॉन्सेप्ट उस वक्त तो नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम, बैठ के बना रही हैं, बैठा के कि मेहमान हैं तो उनको बिठाएं, वरना पहले बिल्कुल नहीं होता था। तो ये शाम का टाइम था, सहन के अंदर एक बड़ा सा सहन था। भाई शेरजान भी, उसका बड़ा भाई भी वहीं पे बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। तो शेरजान की जो बीवी थी वो किसी काम से अंदर कमरे की तरफ गई। एक रूटीन, जिस तरह औरतें अपने घरों में काम कर रही होती हैं, वो भी उसी तरह काम कर रही थी उस कच्चे से घर के अंदर, और मर्द चारपाई पे बैठे गपशप कर रहे थे कि शेरजान और उसके बड़े भाई ने एक चीख की आवाज सुनी। एक ऐसी चीख जो खौफ के आलम में अचानक कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, कुछ बहुत बुरा भयानक कुछ हो जाए तो इंसान खौफ के आलम में एक जोरदार जिस तरह चीख मारता है, तो एक ऐसी चीख थी। चीख को सुनते ही दोनों भाई बगैर जूती पहने उस तरफ भाग पड़े जहां से वो चीख की आवाज आई थी, और वो चीख कहीं और से नहीं, उनके कमरे से आ रही थी। वो भागते हुए अंदर कमरे में दाखिल हुए तो वो क्या देखते हैं, शेरजान की बीवी थर थर कांप रही है और उसके हाथ में एक जो बर्तन था उसने उठा के सामने मारा हुआ था। शेरजान और उसके बड़े भाई ने देखा एक मोटा सांप है जो तकरीबन 3.5 इंच मोटा है और काफी बड़ा है। ये बहुत बड़ा सांप था और काफी ज्यादा मोटा सांप था जो बिल्कुल सामने था, जिसको देखने के बाद शेरजान की बीवी ने चीख मारी थी। और उसके हाथ में शायद वो जो बर्तन सा था वो उठा के भी उसने खौफ के आलम में उसकी तरफ फेंक दिया था, क्योंकि वो साइड पे ही बर्तन पड़ा हुआ था। क्योंकि वो बर्तन अमूमन अलमारी में ही रखा होता था, ऊपर जो लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन इस वक्त वो उस जगह पे पड़े होने का मतलब यह था कि उसने उसको मारा था। फौरी तौर पे शेरजान ने कहा भागो और जल्दी से कुछ ना कोई चीज कोई उठा के लाओ। उसी कमरे के साथ ही वो रखा हुआ था जो उसका भाई वो अपनी चारपाई के उसके लिए क्या कहते हैं, चारपाई के जो पांव होते हैं उसके लिए वो जो लेके आए थे लकड़ी, वो साइड पे ही रखी हुई थी। शेरजान ने भाग के वो लकड़ी उठाई और उस सांप के ऊपर इस तरह जल्दी से रख दी कि वो भाग ना सके। अब वो एक बड़ी लकड़ी थी, काफी लंबी थी, पाए उसके बनवाने के लिए चारपाई के वो लाया था, उसके 3-4 पाए बन सकते, वो काफी बड़ी थी। उसने दूर से ही पकड़ी और उसके ऊपर रख के खड़ा हो गया और अपने भाई से कहा, बाकियों को भी कहा, जल्दी से भागो और कोई डंडे शंडे चीजें लेके आओ और इसको मार देते हैं, क्योंकि इससे मारा नहीं जा सकता था। ये बहुत वजनी था। उठा के उसने उसके ऊपर रख दिया था और पांव रख के खड़ा हो गया। उसने उसके ऊपर डाला उसके मुंह वाली साइड पे और पांव रख के खड़ा हो गया कि भागो जल्दी से कुछ उठा खिलाओ, इसको मारते हैं। औरतों ने भी वो चीख सुन ली थी। मर्द तेजी से भागते हुए पहले अंदर दाखिल हुए थे, बाद में औरतें भी बाकी आ गई। उन्होंने जाके शेरजान की बीवी को पकड़ा, संभाला। वो अजीब सी एक हालत में थी,
उसको बाहर लेके आए और बाकी लोग डंडे वगैरह ढूंढने के बाद जल्दी से अंदर कमरे में पहुंचे तो शेरजान की तरफ कहा, कहाँ है? तो शेरजान ने कहा, ये रहा। और जैसे ही उसकी निगाह नीचे पड़ी तो उसी तरह लकड़ी के ऊपर ही खड़ा हुआ था कि उसने जब लकड़ी उठा के उस सांप के सर के ऊपर रखी थी और उसके ऊपर खड़ा हो गया था, तो अभी भी उसी अंदाज में खड़ा हुआ था, लेकिन अब सांप वहां पे नहीं था। कहां गया? उसने कहा, अभी तो यही था, मैं उसी के ऊपर ही खड़ा हुआ था, तुम लोग अंदर दाखिल हुए तो मैंने कहा ये है, और जैसे मैंने नीचे देखा वो नहीं है। तो उसके भाई ने कहा, तू भी बड़ा भेदयानी में खड़ा रहा है, वो निकल गया, तुझे पता नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने कहा, अब क्या करें? उन्होंने कहा, पूरे कमरे का सामान निकाल के बाहर रख दो। इसका एक ही हल है, हमें पूरे कमरे को देखना होगा, पूरे कमरे की सफाई करनी होगी। ये तो बहुत खौफनाक है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो किसी को भी नुकसान दे सकता है, ये तो मार देगा, ये तो लपेट के ही मार देगा, खा जाएगा बंदा, इतना बड़ा है, डस लेगा। उन डरते डरते भाइयों ने मिलकर जितना भी उसके अंदर सामान पड़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतें जो बाकी अंदर अभी तक दाखिल नहीं हुई थी, वो जो बाहर ही खड़ी थी, वो उस कमरे के दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि एक टाइम में इतने ही लोग अंदर जा सकते थे। तो उनसे पूछा गया, क्या तुमने सांप को बाहर निकलते हुए देखा? उसने कहा, नहीं, अगर वो निकलता तो इस दरवाजे से निकलते हुए बाहर सहन की तरफ नजर आता और हमें भी नजर आता। वो बाहर नहीं आया, क्योंकि जब चीख की आवाज आई है, मर्द बगैर जूते पहने भागते हुए अंदर की तरफ गए हैं, तो हम भी अपनी जगहों से उठ के खड़ी हो गई, उसी तरफ देखना शुरू हो गए हैं कि क्या हो गया। और चलती हुई हम इस कमरे के अंदर तो नहीं आई, बाहर ही खड़ी रही हैं, क्योंकि हमें आवाज आ गई थी अंदर सांप है, नाग है। वो नाग बोल रहे थे, अंदर नाग है। तो नाग को तुम लोगों ने जब इस तरह डंडा रख दिया तो हमें पता लग गया, हम बाहर ही डर के खड़े हो गए कि ये ना हो कि वो हमला ही कर दे। लेकिन तुम लोग बता रहे वो गायब हो गया, बाहर वो नहीं आया, ये गारंटी है। तो उसके बाद पूरे कमरे को छान मारा गया, पूरा सामान निकाल दिया गया, लेकिन वो नाग, वो सांप, वो कहीं पे भी नहीं था। वो सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। अब उस कमरे के अंदर मौजूद सुराख देखे गए, क्या दीवारों में कोई सुराख है जिसके अंदर से वो चला गया है, बाहर निकल गया है? तो पूरे अच्छी तरह दीवारों को भी देखने के बाद अंदाजा हुआ अंदर कोई भी सुराख भी नहीं है। और खवातीन गवाही दे रही थी कि अंदर ही है, अगर जो चीज भी है उसको हमने बाहर आते नहीं देखा। सामान अब बाहर रखा हुआ था, वो सारे परेशान थे कि वो सांप गया तो कहां गया। परेशान होकर सारे बाहर निकले तो उसी लम्हे उसी बीवी ने, जो शेरजान की बीवी थी, जिसने जोर से देख के चीख मारी थी, उसी लम्हे उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। अब उसकी चीखों की आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, जिस तरह उसने खौफ के आलम में चीख मारी थी। अब उसकी चीखें तो थीं, लेकिन दबी दबी सी चीखें थी और अजीब सी चीखें वो मार रही थी। मर्द भागते हुए उसकी तरफ गए कि शायद फिर कुछ देख लिया है। जब करीब पहुंचे, जिस औरतों ने उसको संभाला हुआ था वो भी अजीब सी डर सी रही थी, क्योंकि उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया था, उसके हाथ पांव मुड़ने शुरू हो गए थे और वो एक अजीब सी हालत में आती जा रही थी। वो सारे परेशान हो गए, पानी पानी लाओ, पानी लाओ। जिसके जहन में जो भी मशवरा आ रहा था, एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे, उसको पानी पिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पानी उसके मुंह के अंदर नहीं जा रहा था। उसने दांत सख्ती से बंद किए हुए थे, आंखें उसकी अजीब सी हो गई थी। वो सब यही समझ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है, बहुत ज़्यादा डर गई है। लेकिन उनमें से जो एक बुजुर्ग खातून थी, उसने देख के कहा, नहीं, इसके हाथ की जिस तरह की हरकत हो रही है और जिस तरह के इसके हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, मुझे कुछ और लग रहा है, ये डरने वाली बात नहीं है, कुछ और मसला हो गया। उन्होंने कहा, माँ जी क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे लगता है इस पर कोई साया हो गया है। अभी जो वो सांप को ढूंढने में लगे हुए थे, अभी जो भाग दौड़ में लगे हुए थे, जैसे उनको पता लगा साया सा हो गया, वो सब भूल के शेरजान की बीवी को संभालने में लग गए। संभालते संभालते काफ़ी टाइम हो गया। जब वो फिर भी ना संभली और रात हो गई तो उन्होंने कहा, अब क्या करें? उन्होंने कहा, साथ ही जो मस्जिद है वहाँ पे जो कारी साहब हैं उनके पास लेके चलते हैं। अच्छा, जावेद सैफ़ी से मैं कहानी के बीच में एक माजरत करता जाऊँगा। आपने पाल एक कास्ट लिखी हुई थी, कौम लिखी हुई थी, पाल, मैंने वो जान के बीच में से स्किप कर दी। आपने कहा था कहें, लेकिन मैंने नहीं उसको डिस्कस किया, इसलिए कि मेरा मकसद कहानी सुनाना है, ऐसा नहीं कि मैं किसी की हर्ट करूं। एक सच्ची कहानी है, लेकिन वो फैमिली कोई हर्ट ना हो जाए, तो मैं इसलिए ज़रा इस तरह की चीज़ें स्किप कर देता हूँ। पाल वगैरह का मैंने डिस्कस नहीं किया, कास्ट का जो आपने बीच में लिखा था। उन्होंने कहा जी इसको कारी साहब के पास लेके चलते हैं। फौरी तौर पर उसको उठाया गया और सीधा कारी साहब के पास लेके गए। और वहाँ पर कारी साहब जो नमाज पढ़ के फारिग हुए थे, वहाँ पे 2-3 लड़के, जिसमें जावेद भी, वो कहता है मैं छोटा था,
और कुछ और लड़के भी जो साथ बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं जी, कारी साहब सलाम दुआ के बाद पूछा क्या हुआ, तो कारी साहब उन्होंने कहा है साया सा हमें लगता है, आप देखिए क्या हुआ, इसकी हालत अजीब सी हो गई है। तो कारी साहब उठ के, क्योंकि वो साइड पे बैठे थे, उठ के उस तरफ गए। तो कहते हैं हम छोटे से थे, हम भी उठ के चले गए देखने के लिए। तो देखा उसके हाथ पांव अजीब से मुड़े हुए थे और उसके मुंह से अजीब व गरीब सी आवाजें निकल रही थी। तो कारी साहब ने कहा एक काम कीजिए, आप इसको लेके घर चलिए, मैं वहीं पे आ रहा हूं। छोटी सी वो मस्जिद थी गांव की, उन्होंने उसको उठाया और घर की तरफ रवाना हो गए। कहते हैं कारी साहब ने जूते पहने, हमें छुट्टी दी कि गपशप जो हो रही थी कल मिलते हैं। तो हम भी बच्चे थे, हम भी पीछे पीछे चल पड़े। कारी साहब जब घर के अंदर दाखिल हुए तो उस खातून को चारपाई पे लिटा दिया गया था, क्योंकि मर्द लेके आए थे, औरत कोई साथ नहीं आई थी। तो कारी साहब ने इसलिए भेज दिया कि घर में औरतें भी होंगी। तो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं इतना ज्यादा अमलियात का काम नहीं जानता, मुझे बहुत थोड़ा सा आता है, जितना मुझे आता है उतनी मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता। तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। बहरहाल आप एक पानी का जग लेके आए, मैं पानी पड़ता हूं और आप खवातीन जो हैं इस खातून को पकड़ सलें। अब वो एक अजीब सी जिस तरह की सूरत हाल में थी, जिस तरह वो उसको पहले भी पकड़ा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो सिर्फ उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, वो सिर्फ लेटी हुई थी और चीखें मार रही थी। पानी का जब जग आ गया और कारी साहब को दे दिया गया और कारी साहब उस जग के ऊपर पढ़ते रहे, तो जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो वो जो लेटी हुई थी, जिसके हाथ पांव मुड़े हुए से थे, अब वो बेचैन होना शुरू हो गई। वो जैसे पढ़ते गए और कुरान मजीद की आवाज़ जैसे जैसे उसके कानों में जाती गई, तो वो और इस अंदाज में उठने की कोशिश करती कि वो मतलब उठ जाए अपनी जगह से, और कोई पता नहीं वो हमला करना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी। लेकिन कारी साहब ने इतना कह दिया था कि इसको पकड़ के रखे। पकड़ा हुआ तो पहले भी था, लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही थी। लेकिन कुरान मजीद की आवाज़ सुनते उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया और वो तड़पना सी शुरू हो गई, मचलना सी शुरू हो गई। कारी साहब पढ़ते रहे यहां तक कि उसकी बेचैनी इस अंदाज में थी जैसे अब उसकी वो जो चीखें दबी दबी थी वो ऊंची होनी शुरू हो गई और उसके मुंह से अजीबो गरीब गुरगुराने की, गुस्सा करने की खौफनाक सी आवाजें निकल रही थी। लेकिन वो थी औरत की ही अंदाज। लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ना शुरू हुआ और उसके मुंह से जो चीखें निकल रही थी आहिस्ता आहिस्ता वो गुरगुराने में तब्दील हुई, तो मर्दाना आवाज में से बदल रही थी। ऐसे लग रहा था वो चीखें भी कोई मर्द निकाल रहा है। क्लियर मर्द नहीं, मर्द जैसा वो कह रहे थे, क्लियर नहीं। औरत तो क्लियर नहीं थी, लेकिन मर्द जैसी आवाजें थी। पढ़ते रहे। जब उन्होंने पानी पे पढ़ लिया तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा ये पानी इसके ऊपर छिड़काव करें, इस तरह छींटे मारें। ऐसे ही किया गया। गिलास के अंदर पानी भर के उसके अंदर छींटे मारे गए और थोड़ा सा पानी ज़बरदस्ती उसके मुंह में ज़बरदस्ती खोल के डाला गया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होनी शुरू हो गई और खामोश हो गई, आंखें बंद करके सो गई। कारी साहब ने कहा मुझे इतना आता है, मैं इतना कर सकता था, आप इसके बाद किसी और को दिखाइए, इसके ऊपर साया ही है, आपकी रात सुकून से गुजर जाएगी। जब भी इसकी तबीयत खराब होने लगे तो ये मैं पानी आपको जो पूरा जग भर पढ़ के दिया है इसलिए दिया है, इसके आप इस तरह छींटे मार के आपने पिला भी देना है ताकि आपकी रात सुकून से गुजर जाए। उन्होंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और वो वहां से चल दिए। अब घर वाले शदीद परेशान हो गए थे कि बैठे बिठाए ये कैसी मुसीबत, ये कैसी परेशानी आ गई थी कि पहले घर के अंदर एक इतना बड़ा हमने सांप देखा जो अभी तक मिल नहीं रहा, गायब हो गया है, और वो फिर एकदम से उनको याद आया कि कारी साहब को ये भी नहीं हमने बताया कि एक सांप था जो गायब हो गया। तो उनमें से एक ने कहा, उन्होंने आपको कहा तो है कि मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, इतना ही है जो मैं कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं। तो उनका सांप का क्या बताते, सांप तो किसी जोगी को बुला के लाएं, उसको बताएं। अब वो इसलिए भी खौफ की वजह से रात सारी सो नहीं सके कि कमरे के अंदर वहां पे सांप था, वो इस घर में मौजूद है, कहां चला गया, एक उसका खौफ था और ऊपर से जो इसकी हालत हुई थी वो और परेशान कर गई थी। कारी साहब भी उस बात की तस्दीक कर गए थे जो बूढ़ी माँ ने कही थी कि इसके ऊपर साया हो गया है। कारी साहब ने भी यही कहा था, हाँ वाकई इसके ऊपर साया हो गया है, और वो पानी पढ़ के दे गए थे। अब यही था कि रात को जिस वक्त ये जागेगी छींटे मारेंगे और इसको पानी पिलाएंगे। जैसे कैसे परेशानी के आलम में कभी वो फिर जाग जाती, वो छींटे मारते और पानी पिलाते। रात जैसे कैसे उन्होंने गुजार ही ली। जब सुबह हुई तो इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे उन तक ये बात पहुंची, गांव वालों के कानों में, कि ये कल हुआ है और रात को इस तरह। कारी साहब भी तस्दीक कर गए हैं कि साए वाला मसला है। तो उनमें से जितनों को भी पढ़ना आता था वो अंदर आए, उन्होंने पढ़ाई की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे बस से बाहर है,
ये हम नहीं कर सकते। उनमें से किसी एक बंदे ने कहा, वो जो साथ वाला गांव है वहां पे एक हकीम साहब हैं जो हिकमत का काम भी करते हैं और वो रूहानियत अमलियात भी जानते हैं, आप लोग उनके पास लेके जाएं। उनके पास इस तरह के केस लेके जाते हैं, वो काफी पहुंचे हुए हैं, तो आपको वहां लेके जाना चाहिए। कमाल है। ये देखें, ये देखें कहानी में, यकीन मानिए जब भी मेरी निगाह पड़ती है, कभी इधर कभी इधर इधर, ये कुछ ना कुछ होता है। ये शैडो थे, क्लियर नहीं। ऐसे ही किया उस औरत की हालत जो उस पानी से बेहतर हो रही थी, उसी तरह पानी पिलाते छिड़कते, पानी पिलाते छिड़कते उसको लेके उस हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब की दुकान पे पहुंचे और उनसे बताया कि हम इस मकसद के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा आप इनको मेरे घर लेके आइए। वो उनके साथ चल दिए। वो हकीम साहब के घर पहुंचे और उनके घर में खवातीन भी क्योंकि साथ आई थी, तो चारपाई पे उसको लिटा दिया गया। हकीम साहब ने बाकायदा तौर पे वज़ू किया, जो चीज़ें उनको चाहिए थी उन्होंने वो सारी तैयार की, और उसके बाद आके बैठे एक चारपाई पे। वो खातून लेटी थी और उसके हाथ उन्होंने कहा आप लोग पकड़ लें, और उसके बाद सामने वो चारपाई पे आके बैठ गए। कुछ देर खातून को देखते रहे, गौर से देखते रहे, उसके माथे को पढ़ने की कोशिश करते रहे, और उसके बाद उन्होंने आंखें बंद की। और जैसे ही आंखें बंद की तो उसके बाद उन्होंने कुरान मजीद की एक सूरत पढ़ना शुरू कर दी। वो जैसे जैसे सूरज पढ़ते गए तो उस औरत जो अभी तक खामोश थी, बेचैन थी, उसने जोर लगाया और उठकर बैठ गई। पकड़ने वाली खवातीन भी थी, मर्द भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जोर इतना लगाया कि जिन्होंने पकड़ा हुआ था वो भी जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, वो उठी और उठ के बैठ गई। और जिस वक्त वो उठ रही थी, जोर लगा रही थी और वो पकड़ रहे थे, उनकी ताकत लग रही थी। कारी साहब को, हकीम साहब को इस बात का अंदाजा था। और जैसे ही वो उठ के बैठी, हकीम साहब ने आंखें खोली और हाथ का इस तरह इशारा किया, बस यहीं पे रुक। और जैसे ही ये लहजा, वो हकीम साहब जो बिल्कुल धीमा सा बोल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, अब वो गुस्से में आ चुके थे, जलाल में आ गए थे। और उन्होंने इस तरह हाथ का इशारा किया, बस रुक यहां पे। और ऐसा ही हुआ, वो वहां पे रुक गई। वो पढ़ते गए और वो दोबारा उन्होंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो उसने गुस्से में कहा, उस औरत के अंदर से एक मर्दाना टाइप जो आवाज थी, उसने कहा बंद करो इसको पढ़ना, बंद करो। कारी साहब ने, हकीम साहब ने थोड़ी देर पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको कहा, आंखों में आंखें डाली, उसको कहा बता कौन है तू। तो उस औरत के अंदर उस मर्दाना नुमा आवाज आई, तू हमें नहीं जानता हम कौन हैं, हम तो तुझे बहुत अच्छी तरीके जान गए हैं कि तू कौन है, तू हमें नहीं जानता। तो हकीम साहब ने कहा, मैंने तुझसे पूछा है, मुझसे बातें मत कर, कौन है तू, अपने बारे में बता। आगे से खामोशी रही। हकीम साहब ने ऐसे गर्दन हिलाई, कहा ठीक है, जैसे वो कह रहे हो अच्छा ठीक है। और साथ ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने पढ़ना शुरू ही किया था कि आगे सामने से चीखें बुलंद होनी शुरू होगी, रुक जाओ हम बताते हैं, रुक जाओ। कारी साहब रुक गए, बोले नहीं मुंह से, जैसे इंतजार कर रहे हो, बोलो वरना मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूंगा। इस बार पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उसने फर बोलना शुरू कर दिया। शायद वो मिजाज को, मौलवी हकीम साहब के जलालीपन को, उनके उस गुस्से को, उनको डीलिंग के तरीके को, और जिस टोन में, जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, शायद वो जो भी अंदर था, जो जिस्म के अंदर उस औरत के घुसा था, जान गया था कि ये किस हद तक ताकतवर है और किस हद तक इसको जलाल में आया हुआ है, क्या कर सकता है। उसने कहा मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक एक फलां जिन्नात के कबीले से है। असल में हम इस लड़की को सजा देने के लिए नहीं, शेरजान को सजा देने के लिए आए थे। ये जब दोस्त जंगल में आए थे तो ये वहां पे खड़ा हमें गालियां दे रहा था। इसका कहना यह था कि हम जिन्हों, भूतों और इस तरह की चीजों को जब मैंने देखा नहीं तो मैं क्यों मानूं, और उसके बाद इसने हमें गालियां दी। वो लड़का इनको कह भी रहा था कि इस तरह किसी को बुरा भला नहीं कहते, लेकिन ये फिर भी इस तरह बुरा भला कह रहा था। तो हम इसके पीछे चलते चलते, वो अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, हम इसके पीछे, वो था अकेला, अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। हम इसके पीछे चलते चलते इसके घर के अंदर तक आ गए। हम इसके लिए आए थे, इसको सबक सिखाने आए थे, और हम सबक इसकी बीवी के जरिए ही इसको सिखाते। वहीं पे हमने नाग का रूप धार लिया,
सांप का रूप धार लिया। इसकी बीवी जब अंदर आई तो उसने हमें देख लिया और देखते ही उसके हाथ में बर्तन था, उसने हमें बर्तन मारा है जो हमें सर में लगा है। आए हम इस शेरजान की तरफ इशारा किया, हम आए इसके लिए थे, लेकिन इसकी बीवी ने खौफ के आलम में जब हमें बर्तन मारा है तो हमें बर्तन लगा है। बस उसके बाद हम वहां से गायब हो गए और जाते ही इसकी बीवी को बाहर पकड़ लिया है और फिर हम अब इसके अंदर आ गए हैं, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हें नहीं पता ये एक इंसान है और एक इंसान, मौलवी साहब कह गए, हकीम साहब ने कहा तुम्हें नहीं पता ये इंसान है, ये औरत, और इंसान जब भी सांप को और नाग को इस तरह की मखलूक को देखता है तो खौफजदा हो जाता है। क्या इसने अनोखा अमल किया? हर इंसान ही ऐसा अमल करता है कि खौफ के आलम में उससे ऐसा हो जाता है। उसने जान के नहीं किया और उसको क्या पता था कि तुम कोई नाग नहीं जिन हो, क्योंकि तुम जिन के रूप में नहीं नाग के रूप में थे। और रह गया ये लड़का, शेरजान की तरह ने इशारा किया, अगर वो नहीं मानता, उसने इन चीजों को नहीं देखा तो वो इंसान है। हां, उसने बुरा भला कहा, ये उसने गलत किया, तो मैं इस लड़के को कहता हूं ये उसकी माफी मांगे, उसकी माजरत करे। कभी भी किसी चीज को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका इस तरह बदला लिया जाए कि आप उसके घर आ जाओ और उसको सबक सिखाओ और उसकी बीवी के अंदर आ जाओ। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम इसका जिस्म छोड़ो और यहां से इतना दूर चले जाओ कि दोबारा वापस मत आना, इस गांव में मत आना। तुम वहां पे क्या कर रहे थे और वहां पे तुम क्यों आए थे? हकीम साहब ने कहा। उसने कहा हमें वैसे ही गुस्सा था, जिस जगह पे उस औरत को जलाया गया वहीं पे हमारा बसेरा है, हमें ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्यों उसको उस जगह पे जलाया? उसको शमशान घाट पे जाके जलाते। हमें पहले ही बहुत गुस्सा था, ऊपर से ये हमें बुरा भला कहना शुरू हो गया और इसकी बीवी ने हमें मार दिया, इसलिए हमने सारा कुछ किया। हम जान गए आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास इल्म है, हम आपसे लड़ नहीं सकते। हमारे पास भी बहुत ताकत है, लेकिन आपकी ताकत, उन्होंने हकीम साहब को मुखातिब करके कहा, आपकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। बस इससे कहिए ये हमसे माजरत करे। उन्होंने इशारा किया शेरजान की तरफ। वो औरत ही बोल रही थी, होंठ उसी औरत के ही हिल रहे थे जो शेरजान की बीवी थी, लेकिन अंदर कोई और बोल रहा था। तो यूं हकीम साहब ने शेरजान की तरफ देखा और जैसे कह रहे हो कि माजरत करो। शेरजान ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं आज के बाद ऐसे लफ्ज नहीं कहूंगा। और उस वक्त में मैंने जो लफ्ज कहे, मैं उसकी दिल से माजरत करता हूं और कभी भी ऐसे लफ्ज नहीं कहूंगा। साथ ही हकीम साहब ने कहा, और हां बेटा, आज के बाद कभी भी किसी को इस तरह बुरा भला मत करना। ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी रहती है, इसलिए कभी इनको बुरा भला मत कहना। और फिर उसकी तरफ मुखातिब हुआ, अब तुम जाओ और इस तरह जाओ कि आज के बाद दोबारा नजर नहीं आओगे, इस इलाके में नहीं आओगे, ना ही किसी बंदे के अंदर आओगे। और मुझे कसम देकर जाओगे कि तुम अगर वापस आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को भी जला दूंगा। उसने कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा और ये गांव भी छोड़ दूंगा। लेकिन एक जाते जाते आपसे इल्तिजा है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली उस जंगल में अभी भी आबाद हैं, हमें कुछ अरसा वहां पे रहने दीजिए, फिर हम यहां से चले जाएंगे। मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भी कोई मजबूरियां होंगी, मैं एक शर्त पे तुम्हें रहने दे सकता हूं। तुम इंसान जहां पे भी होंगे उनसे काफी दूर रहोगे, इंसानों के करीब भी नहीं आओगे और इंसान तुम्हें महसूस भी ना कर सके, ना तुम जान के अपना आप महसूस कराओगे। और अगर ये बात मुझ तक पहुंची दोबारा, इनमें से किसी ने बताया कि उनको कुछ महसूस भी हुआ है, तो फिर तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा, हमने चंद दिनों की मोहलत मांगी, हम यहां से चले जाएंगे और किसी को हम कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। आप एक अल्लाह के नेक बंदे हैं और आप इल्म वाले बंदे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हमें जाने दीजिए। उसके बाद मौलवी साहब ने उनसे हकीम साहब ने उनसे हल्फ लिया, वादा लिया, कसम ली, और उसके बाद उन्होंने उस जिस्म को छोड़ा और चले गए। जैसे जिस्म को छोड़ा तो कहते हैं लोगों ने देखा वो औरत थर 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 कांपना शुरू होगी, बहुत शदीद से जाम में कांपना शुरू हो गया। करते करते उसके मुंह से एक लेसदार पीले कलर का मादा सा निकलना शुरू हो गया। उसके बाद जिस तरह उल्टी करते हैं, उसने एक उल्टी सी की, येलो कलर से मिलता जुलता, यानी येलो से मिलता जुलता एक पीला सा मादा सा लेसदार उसके मुंह से निकला, उसने उल्टी की। और उसके बाद हकीम साहब ने कहा, इसको लिटा दो। उसको लिटा दिया गया। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब ने कहा, इसको पानी शानी पिलाओ, कोई दवाई बना के दी ताकत की, क्या वो उसको दी। उसके बाद काफ़ी देर वो बैठी रही, गपशप करती रही। जब मौलवी साहब ने देखा कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है,
तो इन्हें कहा अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उसको लिया और वो उसको अपने घर लेके आ गए। कुछ दिनों तक मौलवी साहब ने कहा था एहतियातन आप लोगों ने अलर्ट रहना है, ना सिर्फ अलर्ट रहना है बल्कि उस कटान वाली जगह पे जहां पे कटाई हो रही है कोई भी वाकया हो आप लोगों ने मेरे नोटिस में देना है, क्योंकि ये बात गांव में फैल गई थी और उन्होंने हकीम साहब ने जो कुछ किया वहां पे पढ़ा, जिस तरीके निकाला, गांव वालों को भी बता दिया था। तो गांव वाले गए, काम भी किया, लेकिन 12 बजे ही वापस आ जाते थे। जैसे ही सुबह की अजानें होती निकल पड़ते 12 बजे ही वापस आ जाते। 1 महीने तक उन्होंने देखा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद उनको हकीम साहब ने वैसे भी बता दिया था ये चंद दिनों की बात है, महीने से पहले पहले वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हकीम साहब ने बता दिया था जाने से पहले तुम्हारे सामने नहीं, अलग से मैं इसके साथ फिर से मीटिंग करूंगा, इस जिन से जो आया हुआ है, और इसको मैं कह दूंगा। जब वो लोग तो वहां से आ गए, मौलवी साहब ने उस जिन से मीटिंग की, कहा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग करूंगा। लेकिन उसके बाद उस मखलूक ने वहां पे किसी को भी तंग नहीं किया। और जब महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो लोग अपनी अपनी जिंदगियों में फिर से रूटीन पे चले गए। उन्होंने एंड में मुझे कहा मेरी तरफ से एक मैसेज भी दे दीजिएगा कि कभी भी जंगल में ऐसी जगहों पे रात के टाइम पे किसी को पेशाब की हाजत आ जाए तो ऐसे जाके पेशाब ना किया करें। यूरिन आ जाए तो आपने क्या करना है, वहां पे जाएं और मुखातिब करें, जो आपको नजर नहीं भी आ रहा उसको कहें अगर यहां पे कोई भी मौजूद है इस जगह पे तो इस जगह को छोड़ दे, हमें यहां पे हाजत करनी है, आप हमें नजर नहीं आ रहे तो हम आपसे पहले ही मिन्नत समाजत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह पे हमें ये हाजत पूरी करनी है तो हमें यहां पे इसकी इजाजत दी जाए। इससे ये होता है कि अगर वो खाना खा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके बच्चे हैं, वो लेटे हैं और इंसान अनजाने में जाके अगर ऐसा कुछ कर देता है तो वो फिर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और ज़्यादातर ये होता है कि इंसान के अंदर भी आ जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाते हुए अगर कभी हाजत पेश आए तो आप अपने लफ्ज़ों में, मतलब यही लफ्ज़ नहीं, इस तरह की, मतलब लफ्ज़ इस तरह से मिलते जुलते कि अगर कोई यहाँ पे है तो इस जगह को छोड़ दे, हमने यहाँ पे हाजत करनी है। आवाज़ पैदा करें, इस अंदाज में जाएं, खांसें, अस्सलामुअलैकुम कहें, कोई भी जुमला बोलें, किसी भी मज़हब से हैं उसी मज़हब का आप सलाम बोलें और उसके बाद बाकायदा कहें कि हमें यहाँ पे इजाज़त दीजिए, अगर कोई है यहाँ से चला जाए। 2-3 दफ़ा बोल दें, अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ से चला जाए, अगर यहाँ पे है कोई तो हमें हाजत करनी है, यहाँ पे चला जाए। तीसरी दफ़ा भी बोलें, उसके बाद कर लें, फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई वहाँ पे इस तरह की मखलूक मौजूद होगी तो वहाँ से वो उठ जाएगी। सो ये थी आज की स्टोरी जो उन्होंने भेजी। मक्खी वाली बात लंबी होगी, ये मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है। ये मेरी अपनी ज़ाती कहानी है जो अभी भी होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी में सुना दूंगा। आप भी कहानी भेजिए, मैंने शुरू में बता दिया, नाम बताइए, जगह बताइए, साल बताइए, ख़ानदान का तारुफ कराइए, जो जो ज़रूरी चीज़ें वो बताइए, और जिस अंदाज में भी कहानी सुना सकते हैं आप कहानी सुनाइए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और कहानी को वॉइस मैसेज में भेजें तो कोशिश करें एक ही वॉइस मैसेज हो, कोई बात भूल जाएं तो साथ में एक छोटा सा वॉइस मैसेज और भी कर दें। लिख के भेजना है तो आप लिख के भेजें, लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो उसको डिलीट नहीं करना तब तक जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। होता ही है, आप डिलीट कर देते हैं। जब मैं कहानी सेव कर लेता हूँ, कहानी आई है, नंबर कहानी का दिया, नाम दिया, मैंने सेव कर लिया, जब कुछ दिनों के बाद उसका नंबर आया सुनाने के लिए, जैसे ही उस फाइल को ओपन करता हूँ फाइल डिलीट होती है, डाउनलोड ही नहीं होती, डाउनलोड फेल्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो इसलिए आपने उसको डिलीट नहीं करना और लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें। लाजमी आखिरी लफ्ज़ स्टोरी, STORY, स्टोरी या उर्दू में कहानी लाजमी लिखना है। एंड पे लास्ट मैसेज कहानी या स्टोरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह मैं आपकी स्टोरी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले मिलाएंगे, प्लस जमा का निशान 923136655500। रिपीट कर देता हूं, +923136655500। पाकिस्तान से नंबर मिलाएंगे 0313665500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मसर मलिक को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।